हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ जो हमने आपको बताया था, जो क्वेश्चंस हमने करवाए थे, वही सब आए हैं। थोड़ा बहुत मोड चेंज का तो मैं पहले से भी कहता हूं कि जैसे हमने कोई चीज को स्ट्रेट थ्रू लिखा है, वो वहां पर थोड़ा बहुत मोड को चेंज करते हैं और उन्होंने किया भी है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जो लोग बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं उन सबको बिल्कुल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जो लोग थोड़े पीछे रह रहे हैं या पीछे रह रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि बायोमेंटर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और केवल एक ही सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन अब निर्धारित नहीं कर सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बायोलॉजी देखिए एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो बच्चा बायोलॉजी लेता है ऑलरेडी उसका इंटरेक्शन सब्जेक्ट की तरफ रहता है। तो दोनों चीजें हैं, इसलिए आप बायो को बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। एक तो इंटरेस्टिंग है, दूसरे हमारे सर भी बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। और आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बोर हो रहे हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर ही आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट अपने आप में सिलेक्शन करवाने में सफल नहीं है। तो हमें सभी सब्जेक्ट में इक्वली इंटरेस्ट लेना है। मैंने आपसे हमेशा ये बात कहा है कि लव योर सब्जेक्ट्स। आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करना है, उससे लगाव रखना है, तब जाके आपको 600 प्लस मार्क्स मिलेंगे और उसमें आपके तीनों सब्जेक्ट शामिल हैं। मतलब आपको बहुत एनर्जी तीनों सब्जेक्ट में लगानी है। तो एज इट इज जो चीजें हमने कहा, जो हमने आपको करवा के दिया है पूरे साल भर, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। इस बार भी सब क्वेश्चंस थोड़े बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, उसके लिए ही तो हम लोग स्टडी करते हैं ना। तो चलिए अब बात करते हैं आपके टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस चिन्मय सर भी सॉल्व करेंगे, कुल मिलाकर के आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं वन बाय वन अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा आया है। मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। 25 बार मैंने कम से कम इसको बोल के बताया होगा। कोई भी एल्काली मेटल अगर लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होता है तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, जो कि पैरामैग्नेटिक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो सभी चीजें आपको बताया था मैंने। मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू कलर, और डीप ब्लू कलर किसके कारण आता है? सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। स्टेटमेंट याद है मेरा आपको? ऐसा ही तो बताया था ना, सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। अब रीजन में क्या दिया? द डीप ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ये गलत है। सोडियम मेटल को जब हम गैसेस अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तब अमाइड्स मिलते हैं। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वन। बी इज द सेकंड वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया सेकंड वन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलार। तो सेंटीमोलार का मतलब है 1/100 और KCl इज दिस कंडक्टिविटी यहां पे आपको K दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस आपको सेल का दिया हुआ है 60 ओम्स। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, तो देखो K इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? X/R। K इक्वल टू क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन था। K इक्वल टू होता है X/R, सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस। K दिया है, R दिया है, X आपको निकालना है। कितना टाइम लग रहा है? तो बिल्कुल आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती। K कितना दिया? 0.0210 और रेजिस्टेंस आपको दिया है 60। तो 6 दूनी 12, 1.23 1.3 के ऑर्डर का आंसर आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके भी
देख लेते हैं। 1.26 इज द आंसर, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी मैंने कहा कि एक बार मैं भी मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। 6 दूनी 12, तो 1.2 के ऑर्डर का आंसर दिख रहा है। 0.0210 into 60 is the format. 1.26 is the answer for the question. इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1.26। अब क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A certain reaction, the rate K equal to A to the power 2 and B. Okay. When the initial concentration of A is triple, तो A के initial concentration को आपने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया 3 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा, A का कंसंट्रेशन आपने ट्रिपल कर दिया, है ना। तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी रिएक्शन, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9। पहली बात तो ध्यान रखना है कि डिक्रीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और सीधी सीधी पावर है, तो 9 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज बाय 9 टाइम्स इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ द 9। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा रिएक्शन है, पहचान रहे हैं, जिंक HG concentrated HCl is the Clemenson's reduction. What to do? Carbonyl CO is converted into CH2. CO को कहां लेके जाएगा, जिंक HG concentrated HCl CH2 में लेके जाएगा। तो CH2 में लेके जाएगा तो CH3 वाला आंसर हो नहीं सकता, OH वाला आंसर हो नहीं सकता, आंसर हो गया 4th वन। CO को कहां ले जाएगा, CH2 में, तो ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, और स्ट्रक्चर हो जाएगा लास्ट वन। तो लास्ट वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्लेमेंसन्स रिडक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने किए भी थे इसके, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, दो टाइप का कैटालिसिस होता है। होमोजीनियस क्या, जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर द सेम, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम होता है, वो होमोजेनियस। जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट डिफर करता है, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन N2+3H2। तो दोनों कैसे होते हैं, गैस होता है, ये भी कैसा है, गैसेस है। कैटालिस्ट क्या है, आयरन। कैटालिटिक प्रमोटर क्या है, मोलिब्डेनम। आयरन कैसा है, सॉलिड है। कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। आंसर हो जाएगा थर्ड वन। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वन। बाकी सब जो है वो होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपरेटस। सी डाइवर्स के जो सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है। हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी। तो असर्शन इज करेक्ट and reason is wrong. Assertion is correct, A is true but R is false. Second one is the answer. Second one is the answer for this question. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था सॉल्यूशन का। अब क्या पूछ रहे हैं, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है भाई, फिर भी आप लोग कहते हो कि कुछ बन ही नहीं रहा है। कैसे बनेगा, जब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे बनेगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ नॉट हैविंग 8, मतलब जो लुईस ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेगा, जो लुईस ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेगा। केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट पेज पे ही करवाया होगा मैंने, देख लेना। अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, AlCl3, BeCl2 और PCl5, ये दोनों डेफिशिएंट और ये 8 से ज्यादा। तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 3, जो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा।
Among the following, the total number of species not having 8 electrons around the central atom. अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है? बॉन्डिंग का पहला पेज उठाओ, उस पे आपको मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएंगे 3, जो लुईस ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं। CCl4 तो आपको पता ही है, ये है CCl4, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अमोनिया, तो अमोनिया में 6 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन वाले हो जाएंगे, और 2 लोन पेयर वाला हो जाएगा, तो 6 2 8, ऑक्टेट तो कंप्लीट है इसका। तो आंसर इज थर्ड वन फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा 3। फोर्थ वन आंसर था ना, आंसर इज 3। हाँ, तो फोर्थ वन इज द आंसर। टोटल स्पीसीज ऐसे हैं जो लुईस ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो है 3। अगला क्वेश्चन, अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का क्या ये भी नहीं लिखवा के दिया था क्या मैंने? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर इसके बाद आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, ये दोनों का एनर्जी सेम रहता है, सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, फिर इसके बाद आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, और ऑक्सीजन वाली जो स्पीसीज रहती है उसमें 2pz 2s के बाद आ जाता है, 2pz 2s के बाद आ जाता है। तो अब चलो आंसर मिलाते हैं, कहां गया? यहां तक तो सही दिख रहा है, पाई 2py x x x x x x। ओके, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है, कौन किसके साथ मिलेगा? तो लुब्रिकेंट डी मिल रहा है सेकंड के साथ। डी सेकंड के साथ कहां कहां पे मिल रहा है देखो जरा। डी सेकंड के साथ, डी के साथ सेकंड, डी के साथ सेकंड दो ऑप्शन में मिलाए हैं। सबसे सिंपल वाले से ढूंढ रहा हूं मैं, है ना। डी लुब्रिकेंट है, ओके। इसके बाद डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो डायमंड बी है। बी किसके साथ मिल रहा है? 1 के साथ। बी किसके साथ मिल रहा है? 1 के साथ। ये आंसर हो गया, लो बी 1 के साथ मिल गया। तो ये डायमंड बी 1 के साथ, बी 1 के साथ एक ही आंसर में मिल रहा है, बी 1 के साथ एक ही आंसर में मिल रहा है, और वो आंसर है 2, बी 1 के साथ। सी मिलेगा फोर्थ के साथ। फ्लोरीन जो होता है वो कार्बन, एक मिनट, ग्रेफाइट, फिर से मिला लेते हैं एक बार। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो B1 के साथ, B1 के साथ ए कोक, ए, अच्छा ABCD से मिला देते हैं भैया, A, B, C और D, ABCD। कोक इज यूज्ड ड्राई लुब्रिकेंट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो A मिल जाएगा 3 के साथ, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है कोक। डायमंड मिल जाएगा 1 के साथ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है डायमंड। फ्लोरीन जो है वो मिलेगा 4 के साथ, और ग्रेफाइट मिलेगा सेकंड के साथ, ग्रेफाइट मिलेगा सेकंड के साथ। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 आंसर हो जाएगा सेकंड वन, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वन। सब एक दूसरे के साथ मिला दिए मैंने। अब क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, मैं हर बार कहता हूं सिग्मा पाई बॉन्ड का कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आता है। इन द पाइरिडीन, तो पाइरिडीन क्या होता है? C5H5N इज द पाइरिडीन, C5H5N इज द पाइरिडीन। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ढूंढना है तो किधर पे कठिन है बताओ। अब नंबर नहीं कर पाए तो कैसे काम चलेगा? तो कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड? यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो गए आपके पास सिग्मा बॉन्ड, 3 हो गए आपके पास पाई बॉन्ड। और कुछ पूछा है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। लोन पेयर, तो लोन पेयर कहां होगी? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, 11 3 1, 11 3 1, 11
3-1 ये आंसर हो गया। सेकेंड वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्ज एनायन, लार्जेस्ट आयन मतलब क्या? लार्जेस्ट आयन तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा, या तो Z/E रेशियो निकालो, दो चीज तरीके से बताया था मैंने। लेस इलेक्ट्रॉन मोर, लेस प्रोटॉन मोर साइज, जिसके पास प्रोटॉन कम उसका साइज बड़ा, लेस प्रोटॉन मोर साइज। तो आयन मतलब F माइनस, प्रोटॉन कितने 9, इलेक्ट्रॉन कितने 10, N 3 माइनस बनाएगा N, तो प्रोटॉन कितने 7, इलेक्ट्रॉन कितने 10, ऑक्सीजन क्या बनाएगा? अच्छा Na है तो Na क्या बनाएगा? Na प्लस आयन बनाएगा। तो प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने 10, इसके बाद O क्या बनाएगा? 2 माइनस बनाएगा। तो प्रोटॉन कितने 8, इलेक्ट्रॉन कितने 10। अब सबसे लार्जेस्ट कौन सा बनाएगा आयन? सोडियम N बनाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्योंकि इसके पास 7 प्रोटॉन है और 10 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। आंसर हो जाएगा सेकंड वन। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेकंड वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन लेबल्ड असर्शन एंड रीजन, ठीक है तो असर्शन देखते हैं। अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती ही नहीं है, कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती ही नहीं है ना। सबके पास थोड़ी बहुत एनर्जी रहती, फिर उसको लगाना हम शुरू करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। अगर हमको लाइफ स्टार्ट करना है या लाइफ हमारी स्टार्ट हो रही तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो पहले से रहेगी ना। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कोलिजन कर करके बढ़ाते रहते हैं एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ तो सही बात है। देखो कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी और फिर वो धीरे 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 कहां पहुंचेगी? थ्रेशोल्ड के बराबर जब पहुंचेगी तब मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, तब मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाना शुरू करेगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू फॉर दिस इन दिस क्वेश्चन। आंसर इज 3। अगला क्या है? अब देखो यहां पे फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, HBr को यहां पे ऐड करना है, HBr को यहां पे ऐड करना है, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया था। 3 देखो Br को ऐड होना है, आपको बताया था मैंने मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट का रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे मोर स्टेबल कोई भी नेगेटिव चार्ज कहां पे जाके जुड़ेगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज कहां पे जाके जुड़ेगा? जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे OH अलग होगा, OH अलग होगा तो क्या बनेगा? ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा तो यहां से H शिफ्ट हो जाएगा, इट इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। तो ब्रोमीन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे जुड़ेगा ब्रोमीन। तो ये हो जाएगा आपके पास H इधर आ गया तो CH2 CH3। आंसर कहां दिख रहा है? आंसर दिख रहा है फोर्थ वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फोर्थ वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है? डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE वैल्यू डिपेंड्स ऑन N, डेल्टा G N पे डिपेंड करेगा, सही बात है। डेल्टा G की वैल्यू जो है वो N पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही बात है। ये डेल्टा G इक्वल टू होता है माइनस NFE। और क्या कह रहा है? रीजन E सेल इज
हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी जो है एनर्जी के फॉर्मेट्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगेन आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ वन हो जाएगा। तो फोर्थ वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फोर्थ वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ई जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। डेल जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, तो ये इसका लॉजिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अच्छा, अमॉन्ग द फॉलोइंग, मैंने हमेशा बताया कि बॉयल और चार्ल्स पे हमेशा कुछ न कुछ ग्राफ आएगा, बॉयल और चार्ल्स पे हमेशा कुछ न कुछ ग्राफ आएगा। अगर P इज रेसिप्रोकल टू V होता डायरेक्ट, देखो बॉयल्स लॉ क्या है, P इज रेसिप्रोकल टू V, हम और क्या लिखते हैं, PV इक्वल टू NRT लिखते हैं, PV इक्वल टू क्या लिखते हैं, NRT लिखते हैं। अगर रेसिप्रोकल टू V होता तो ये वाला सही हो जाता, मतलब सीधे सीधे V होता, 1/, में नहीं लिखते तो पर सेकंड वाला आ जाता। अब क्या लिखा, NRT, PV इक्वल टू NRT, तो क्या हो जाएगा NRT। तो अगर 1/V है, देखो P इज रेसिप्रोकल टू V, और अगर P इक्वल टू 1/V मैं कहता हूं 1/V, तो 1/V मतलब यहां लोअर साइड पे 1/V, तो 1/V के साथ, जब 1/V के साथ कैसा आता है, हाइपरबोलिक। तो यहां पे अगर 1/V है, P V के साथ कैसा होता है, हाइपरबोलिक। P V के साथ कैसा होता है, हाइपरबोलिक। P इज रेसिप्रोकल टू V, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तो ये ऐसा आएगा। लेकिन नीचे क्या ले, तो क्या हो जाएगा, PV कर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, PV कर्व हो जाएगा। अब 1/V कर दिया तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 1/V कर दिया तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्या है, लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट। तो लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट मैंने आपको करा के दिया है। लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, सोडियम एक्सट्रैक्ट को ही लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं। तो Fe3 का ब्लू कलर का फॉर्मेशन जो होगा किसके कारण होगा, तो Fe। अब देखो नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, तो FeNCS2+ आएगा यहाँ पे आंसर। Fe फेरिक का आयन FeNCS2+ के कारण आएगा यहाँ पे कलर। आंसर हो जाएगा थर्ड वन, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वन। नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म। तो आयरन सोडियम थायोसाइनेट फॉर्म करेगा, जिसके कारण आता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर। अब क्या है, ये है आपका पहले सैंड मेयर। तो सैंड मेयर करोगे, CuBr यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। फिर क्या कहा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। मैग्नीशियम से ट्रीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा भैया, MgBr बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। उसके बाद क्या कहा, वाटर से ट्रीट करो, तो ये हुआ ग्रेगनार्ड रिएजेंट। वाटर से ट्रीट करोगे तो उतने ही कार्बन का एल्केन या एरीन बनेगा जितने कार्बन ग्रेगनार्ड रिएजेंट में है, जितने कार्बन ग्रेगनार्ड रिएजेंट में है, तो बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन कहाँ गया, ये रहा बेंजीन। बेंजीन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा बेंजीन। बेंजीन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहले तो ये ध्यान रखो, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं।
तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया, निशान लगा लो। इलेक्ट्रॉन का वेट सही दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, सही है। ऑल आइसोटॉप्स of given element show the same chemical properties. All the isotopes of a given element. अच्छा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ये भी रॉन्ग है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी regarded to atom as an ultimate particle of matter, बिल्कुल सही। अल्टीमेट मतलब एकदम सूक्ष्म कण होता है, ये भी सही है। तो हमारे पास आ गए अब कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट मिल गए हमको, बी और डी मिल गया है। इसमें थोड़ा सा लग रहा है ऑल आइसोटॉप्स, तो देखो सभी आइसोटॉप्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण आती है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास करेक्ट क्या मिल जाएगा, बी, सी और डी, बी, सी और ई, बी सी ई, बी सी ई ढूंढो कहां गया, बी सी ई, बी सी ई आंसर हो जाएगा थर्ड वन, बी सी ई आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, द एलिमेंट बी फॉर्म क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, तो 8 रहते हैं ये तो पता ही है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/3, 8 इंटू 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, इफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, अच्छा एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या होगा ये ढूंढ के निकालना है। और क्यूबिकल क्लोज है ना, सीसीपी है, तो क्यूबिकल क्लोज में पर यूनिट एटम्स कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। पर यूनिट एटम्स कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। क्यूबिकल क्लोज में पर यूनिट एटम्स का नंबर कितना रहता है, 4 रहता है। तो 8/3 आ गया और z का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 8/3 और सो कितना है 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/3 है, सॉरी 8/3, यहां से आपको मिल जाएगा ना 8/3, 8/3 और ये मिल जाएगा आपको 4। तो अगर मैं इसको 4 से काट दूं तो क्या हो जाएगा 2/3:4 का 1 ले लिया मैंने, तो 2/3:1, तो x प्लस वाई कितना मिल जाएगा 2 + 3 5, कितना मिल जाएगा 2 + 3, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा आपको, 5 इज देयर। तो आंसर हो जाएगा इसका 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेस 1 पोजीशन ऑफ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, बेस प्लस सुगर होता है। न्यूक्लियोटाइड्स होते तो क्या होता, बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट होता। अब क्या है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड, फास्फोरस एसिड नहीं होता, फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false, स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false। फास्फोरिक एसिड होता है, तो देखो बहुत स्लाइट सी चीजें दी थी, बहुत सिंपल सी चीजें पूछी है, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगानी थी आपको, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रिन, तो नियोप्रिन किसका पॉलीमर है, क्लोरोप्रिन के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, नियोप्रिन कहते हैं, ये है क्लोरोप्रिन। तो नियोप्रिन इज द पॉलीमर ऑफ 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। जहां पॉलीमर्स पढ़ा है उसके फर्स्ट पेज पे ही मैंने नेचुरल रबर की यूनिट लिख के दिया था, वहीं जो है आर्टिफिशियल रबर की यूनिट लिख के दिया है, वहीं आपको बताया भी था कि इसका पॉलीमर नियोप्रिन बनता है। तो क्लोरोप्रिन का पॉलीमर है नियोप्रिन। अब क्या कह रहे हैं, टेकिंग स्टेबिलिटी फैक्टर रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप। तो देखो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे घटता है और +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 का +3 डिक्रीज, +3 डिक्रीज, +1 इंक्रीज, +1 इंक्रीज, सारे क्वेश्चंस करा के दिए ना।
तो TlCl3 इज मोर स्टेबल देन TlCl, ये गलत हो जाएगा। TlI इज मोर स्टेबल, TlI इज मोर स्टेबल देन TlI3, क्योंकि थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल होता है और उसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रहती है। तो TlI मोर स्टेबल होगा TlI3 से। TlI इज मोर स्टेबल देन TlI3, और अगर TlI3 होगा भी तो वो TlI में जाने की कोशिश करेगा और दो I2 लॉस करने की कोशिश करेगा, I2 लॉस करने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्टेड, तो क्या चाहिए, बिलोंग्स द बार्बिट्यूरेट्स, तो बार्बिट्यूरेट्स के एग्जांपल क्या है, बैरोनल और अच्छा बैरोनल ही पहला आ गया, ठीक है। तो बार्बिट्यूरेट्स जो है वो बैरोनल, बार्बिट्यूरिक एसिड, तो बैरोनल। अब ये चीज एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, बार्बिट्यूरेट्स इसलिए इस बार अलग से लिखवा के दिया है मैंने, है ना। बार्बिट्यूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उसके बारे में, तो बैरोनल इज द आंसर। Which one of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, हैवी वाटर इज यूज फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन, नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। हाइड्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, ये भी करेक्ट है। The HH bond dissociation enthalpy is lowest as compared to single bond between two atoms, ये wrong है। नॉट करेक्ट में ये भी आ जाएगा, तो ये आ गया। हैवी मेटल ऑक्साइड से इसका कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड, HH बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, हम लोवेस्ट का नहीं कह सकते इसको। थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो क्या क्या चीज चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस तो करता है, जैसे कॉपर को रिड्यूस करके ले जाता है, अमोनिया से भी रिड्यूस हो जाता है कॉपर, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपके पास, हैवी भी सही है। HH बॉन्ड एसोसिएशन नॉट करेक्ट में आ गया आपके पास डी, हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल मोर, इसका रिएक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं, तो डी और ई, डी ई, ए डी ए, विच पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डी एंड ई ओनली, डी एंड ई, तो डी और ई देखो कहां पे है, डी और ई, डी एंड ई ओनली आर नॉट करेक्ट। इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां से कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी एंड ई आर नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन मतलब जहां चार्जेस जनरेट होंगे, है ना, जहां पोल्स जनरेट होगा बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल दैट विल हैव इंक्लूड, तो डाइपोल डाइपोल में तो चार्ज होगा ही, डाइपोल डाइपोल में चार्ज होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में भी चार्ज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी चार्ज होगा, और डिस्पर्शन फोर्स में भी जो स्पीसीज सबसे पहले आती है तभी तो वो पीछे वाले को खींच पाती है, उसके चार्ज में बाकी के चार्ज में अंतर आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी ई, 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 करेक्ट हो जाएंगे यहां पे स्टेटमेंट्स। अगला, अच्छा ठीक है, इसके बाद अब चिन्मय सर आपको सॉल्व करके बताएंगे आगे के हिस्से को।
हेलो कमांडोज। तो यहाँ पर अब इस बार अभी तक तो सर ने डिस्कस कर ही लिए हैं, तो काफ़ी तुमको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं इस बार नीट के एग्ज़ाम में। और ये चीज़ काफ़ी क्लियर है इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पर जो पूरा पेपर आया है वो पूरा का पूरा बायोमेंटर्स से आया है। बायोमेंटर्स के नोट्स, बायोमेंटर्स का जो ऑफलाइन पूछने का जो तरीका है, वो सारी चीज़ें जो तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी है, लगभग ऑफलाइन के 21 टेस्ट हुए हैं। और उन सारे ऑफलाइन टेस्ट में अगर तुम यहाँ पर पैटर्न देखोगे केमिस्ट्री का खासकर, तो इनफैक्ट अपने यहाँ जो मेन जो नीट का एग्जाम हुआ है उससे थोड़ा सा लेवल अप ही हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी है हमारे पूरे सेशंस के दौरान। और वही चीज़ तुमने जब तुम टेस्ट दे रहे होगे तो तुमने ये चीज़ खुद ने भी ऑब्जर्व करी होगी, खुद को भी फील आया होगा और कॉन्फिडेंटली तुमने सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा मतलब कह सकते हैं कि जो लेवल था पेपर का वो अच्छा था। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही इजी था या ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत टफ था, मतलब मॉडरेट था और ऐसा ही होना चाहिए। नीट से जो एक्सपेक्टेड होता है वैसा ही था। ऐसा नहीं है कि मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा टफ आ गया, या इस बार ऐसा भी नहीं देखा गया है कि क्या बोलते हैं किसी प्रकार का कोई बोनस क्वेश्चन देखने को मिला हो, ऐसा भी नहीं है। तो सारी चीज़ें एकदम ऑप्टिमम लेवल पर आई थी इस बार, जैसा होना चाहिए वैसा आया था, है ना। लास्ट ईयर के मुकाबले तो इजी ही था, है ना। जो 2022 में जो लेवल था उसके मुकाबले तो इजी था। तो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन जहां पर सर ने किया, और उसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस जो है अब मैं करवाता हूं तुम लोगों को कंटिन्यू। आई होप कि तुम लोगों का यहाँ पर बहुत बढ़िया गया होगा, और एक एक करके एक बार देख भी लेते हैं कैसा जाएगा और कैसे हमको उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए था और क्या उसकी सही अप्रोच होनी थी। ठीक है, तो वो चीज है, और कहां कहां कौन कौन से चैप्टर से है वो चीज भी मैं यहां पर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस दिस ईयर्स नीट एग्जाम, जो मोस्ट अवेटेड या मच अवेटेड था काफी ज्यादा। और उसमें अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमको नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस जो हैं केमिस्ट्री में वो देखने हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं the right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is. Amongst the given options, which of the following molecules or ions act as a Lewis acid? तो ये Lewis acid का यहां पर क्वेश्चन है, Lewis acid का। तो Lewis acid जो है ये कॉन्सेप्ट किसका है? इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम जब हम देखते हैं तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखे थे। लुईस एसिड क्या होता है, किन टर्म्स में उसको देखा जाता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या होता है, वो चीज किन टर्म्स में देखी जाती है, अरेनियस कॉन्सेप्ट किस बेस पर रहता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है लुईस एसिड। तो लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। बहुत ही सिंपल सी बात कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो लुईस एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो लुईस एसिड होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेंगे, है ना। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है वो है हमारा BF3। बाकी H2O के पास भी 2 लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। NH3 के पास 1 लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दीज एक्ट एज लुईस बेस। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लुईस की वही डेफिनेशन है लुईस एसिड की। तो BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, आंसर इसका 2 होगा। ओके, The right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is. तो यहां पर हमको दिया गया है कि जो भी लाइमस्टोन है उसको जब हम हीट अप करते हैं, जब डिकम्पोज होता है वो, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है कि यहां पर 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर। इसका मतलब अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमने 20 ग्राम लिया है तो सीधी सी बात है कि इसका जो 20% होगा, 20% ऑफ दिस, तो व्हाट इज 20% ऑफ 20 ग्राम? तो 20% ऑफ 20 ग्राम। तो ये चीज तो हो गई अवेलेबल। 20 ग्राम कितना अवेलेबल था हमारे पास? ये इम्प्योर था।
ठीक है, मतलब पूरा मिला करके अगर देखें तो इम्प्योर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना है हमारे पास 20 ग्राम है, और उसमें से केवल जो उसकी प्योरिटी है वो कितनी है 20% की है, मतलब जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो कितना रहा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर हम देखते हैं केवल 4 ग्राम, ओनली 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्योर। ये चीज क्या है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या बात समझ में आ गई, ये हमारा प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें पता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट जब यहां पर डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है प्लस CO2 बना रहा है। तो जब हमने देखा कि हमारे पास अवेलेबल क्या है, 4 ग्राम्स अवेलेबल है, ये 4 ग्राम्स अवेलेबल है। ये क्वेश्चन सम बेसिक से हम देख सकते हैं, सम बेसिक से है कि अब 4 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल है तो उससे हमको कितना यहां पर CO2 मिलेगा। हमसे CO2 ही पूछा गया है, मास ऑफ CO2। तो देखो हमेशा कभी भी जो डीलिंग होती है, जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स होते हैं। तो इस वजह से हम जो भी गिवन मास है उसको पहले तो मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट डज दिस मीन कि अगर 4 ग्राम है तो 4 ग्राम मतलब कितना मोल्स हुआ। तो जब हम इस ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, ये हमको मास दिया गया है, हमको इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ता है, इसको मास अपॉन मोलर मास। तो ये रहा हमारा मास, इसको मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट से डिवाइड कर दें, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास से। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा, 40 हुआ कैल्शियम का, है ना, CaCO3 का मोलर मास 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 100। तो 100 वैसे तो याद होना चाहिए तुम लोगों को, तुमने इतनी प्रैक्टिस करी होगी तो तुमको पता होगा ही। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएंगे मोल्स, यानी कि 0.04 मोल्स। ठीक है, अब अगर स्टोइशियोमेट्री को देखें हम, यानी कि इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देखें, तो हम देखेंगे कि भाई 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो 0.04 से कितना बन जाएगा भैया, ये 0.04 ही तो बनेगा। तो 0.04 मोल्स बने। हमको क्या मोल्स में ही आंसर चाहिए क्या, नहीं, हमको चाहिए मास, मास में चाहिए। तो इस 0.04 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम्स में। तो सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44। तो यहां से हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम्स में। सिंपल सी बात है। तो यहां पर 4 4 जा 16 का 6 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 176 हुआ, 1 2 1 2 1.76 ग्राम्स। तो केवल जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 1.76 ग्राम। और ये चीज हम यहां पर साफ देख सकते हैं, इसका आंसर होगा 1.76 होगा ये। ठीक है, 1.76 ग्राम्स, 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन NM, द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। NM मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिंपल इज दैट। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, L वैल्यू के लिए कितने, देखो हमें ये पता है, अब ये रिलेशन निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या है, देखो हम जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती हैं उनकी वैल्यूज -L2 प्लस L होती है, राइट, -L2 प्लस L होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर किसी ने बोला कि L की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब M की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -1 0 और 1, करेक्ट है, ये हो जाएगी। तो अगर m की वैल्यूज -L2 प्लस L है तो nm जो होगा, है ना, nm क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहां पर 1 है तो nm हो जाएंगे 1 2 3, टोटल 3 हो जाएंगे। इस तरीके से हमको देखना है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो nm है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली कितना होगा, मैं इक्वल टू लिख देता हूं सीधा, कितना होगा nm, देखो 1 से लेकर L तक कितने हो गए, L 1 से लेकर L तक कितने हो गए, L -1 से L तक कितने हो गए, फिर L, है ना। यानी कि ऐसा समझो, ये देखो यहां से जैसे एग्जाम्पल से समझो, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -2 -1 0 1 और 2। तो मेरा ये कहना है कि अगर -L से +L है तो जब हम देखेंगे हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, ये तो हम सीधे निकाल दिए। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि यहां से यहां तक 2 1 2, तो यहां से 1 से लेकर L तक कितनी हो गई, L 1 से लेकर L तक कितनी हो गई, L वैल्यूज, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे करके उतनी वैल्यूज हो जाएंगी L। फिर इसी तरफ यहां पर भी देखेंगे -1 से -2, ये कितनी वैल्यूज हुई, L, मतलब ये भी L वैल्यूज हैं, ये भी L वैल्यूज हैं,
ये L वैल्यूज, ये L वैल्यूज, तो टोटल हो गई 2L वैल्यूज, और लेकिन बीच में एक 0 भी है, तो टोटल कितने हो गए? 2L प्लस 1 हुआ। समझ में आ गई ये बात? तो ये हो जाएगा 2L प्लस 1। आई बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की मैग्नेटिक नंबर्स की वैल्यूज कितनी हुई यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की? ये 1 से लेकर 2 तक ये L हुआ, ये -1 से -2 तक ये भी L हुआ, और बीच में 0 भी है, तो टोटल L प्लस L 2L। तो यहां पर 2L प्लस 1 यहां पर जो रहेंगी, इतनी वैल्यूज यहां पर आएंगी। चाहे तुमको इससे भी पुट करके देख लो। अगर हम -3 से भी शुरू करेंगे तो -1 -2 -3 3 ये हुई, 1 2 3 3 ये हुई, तो L L और बीच में 0, 2L प्लस 1 वैल्यूज रहेंगी। ये रहेंगे टोटल हमारे नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। टोटल कितना है, या ये कह सकते हैं ओरिएंटेशन कितना है ना? आफ्टर ऑल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता ही क्या है हमको? ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम इसको रीराइट करें तो यहां पर हो जाएगा ये nm-1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू L। करेक्ट है? यहां पर इसी चीज +1 इधर जाके -1 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया। तो हमारा जो रिलेशन आया वो आया L इज इक्वल्स टू nm-1/2। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया है, सिंपल सी बात है। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu+, है ना? Cu+ इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस सॉल्यूशन इज ड्यू टू, तो यहां पर Cu+ जो रहेगा ये सॉल्ट्स है ये, ठीक है। Cu2+ सॉल्ट्स, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu+ सॉल्ट इज इन एक्वस सॉल्यूशन इज ड्यू टू। तो यहां पर ये चीज क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान साफ साफ शब्दों में मैंने लिखवाई थी, और मैंने अच्छे से बताया था कि Cu2+ के मुकाबले Cu+1 जो है वो, या Cu2+ जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू Cu+1, इवन दो कि Cu2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D9 का होता है और Cu+1 का D10 का होता है। उसके बावजूद एक्वस सॉल्यूशन में, ध्यान रखो, एक्वस सॉल्यूशन में क्या बताया गया है? एक्वस सॉल्यूशन में ये चीज बताई गई है तुम लोगों को साफ साफ कि Cu+1 में जो है, Cu+1 के मुकाबले Cu2+ जो है इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। अगर हम किसी गैसियस सॉल्यूशन की, अगर सॉल्यूशन तो नहीं, गैसियस स्टेट की बात करेंगे, तो उसमें हम ये पाएंगे कि Cu+ जो है वो कंपेरेटिवली मोर स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू Cu2+, क्योंकि ये D9 है, ये D9। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से Cu2+ जो है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। तो इसका आंसर रहेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। आंसर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड कैल्शियम एज कोफैक्टर। देखो, नाउ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी में। एस ब्लॉक का जब तुम देखोगे उसमें जो यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, वो वाला जो ब्लॉक है, बिल्कुल एस ब्लॉक का लास्ट पैराग्राफ, उसमें साफ साफ शब्दों में लाइन बाय लाइन चीजें तुमको मिल जाएंगी, और वहीं तुमको तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जब तुम देखोगे तो वहां पर तुम ये पाओगे कि कौन सा रहेगा। तो अगर हम यहां पर देखते हैं कि all enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require calcium as cofactor। ठीक है, तो यहां पर भी हम ये चीज जो है ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो चीज है यहां पर बिल्कुल सही है, सही नहीं, गलत है कि यहां पर जो क्या बोलते हैं कैल्शियम नहीं, यहां पर मैग्नीशियम आएगा। ये जो चीज है तुम क्लियरली तुम देखोगे कि हर चीज को उन्होंने जो है कैसा मैनिपुलेट किया है इस क्वेश्चन ने एनसीईआरटी की लाइन से। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब क्या, एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर। मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर यहां पर यूज होता है, ठीक है, ना कि कैल्शियम। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। द बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। ये गलत बात हो गई, क्योंकि बोन जो है ह्यूमन बॉडी में ऐसा प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। इट इज नॉट इनर्ट एंड इट इज नॉट एन अनचेंजिंग सब्सटेंस, बिकॉज वहां पर कुछ ना कुछ 400 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस जो है कंटिन्यूसली डिपॉजिट होता रहता है वो। ठीक है, मतलब एक्सटेंड टू 400 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम तक
तो ये चीज भी साफ साफ शब्दों में लिखी गई है एनसीईआरटी में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इट इज नॉट एन इनर्ट, है ना, बोन इज नॉट एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। मैग्नीशियम प्लेज रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन, ये भी यहां पर गलत है क्योंकि मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम प्ले करता है न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस में, तो ये चीज यहां पर गलत हो गया, ये कैल्शियम होगा, यहां पर नॉट होगा, ठीक है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 to 0.3 ग्राम, यहाँ ये सही लिखा है ना, एनसीईआरटी में 200 to 300 मिलीग्राम्स के टर्म्स में दिया गया है और ये चीज ग्राम्स में लिखी गई है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर मतलब जो है सही है और हमको करेक्ट ही बताना है और इस वजह से हमारा आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है ना, क्लियरली साफ साफ देख सकते हो तुम। Which of the following reactions will not give primary amine as the product? कौन सा प्राइमरी अमीन नहीं देगा? तो अगर हम देखते हैं CH3CN LiAlH4 H3O+, तो जब हम CH3CN है ये साइनाइड है, साइनाइड का जब हम देखो LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा वो, है ना, मतलब ये क्या देगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, तो यहाँ पे H2 इसको भी देगा, H2 इसको भी देगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा CH3CH2NH2 एंड दिस इज अ प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन, ठीक है। तो यहां पर ये तो 1 डिग्री अमीन दे रहा है तो हमारा ये आंसर तो नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी N ट्रिपल बॉन्ड C है, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम चीज होगी, लेकिन यहां पर अगर देखें तो ये CH3N क्या बोलते हैं और यहां पर CH3 देगा वो, तो इस हिसाब से अगर देखते हैं NH यहां पर दे देगा NH, तो इस हिसाब से देखें तो ये तो 2 डिग्री अमीन बन गया, तो यहां पर हमको प्राइमरी चाहिए था, 2 डिग्री मिल गया, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा ही था विच विल नॉट गिव, तो इस वजह से आंसर इसका 2 होगा। CH3CONH2 को अगर हम देखें तो ये क्या है, CH3CONH2 LiAlH4, तो ये अमाइड है, इस अमाइड को अगर हम LiAlH4 से ट्रीट करेंगे तो यहां पर अगेन हमको प्राइमरी अमीन ही मिलना है, CH3CH2NH2 मिलेगा, ठीक है, ये प्राइमरी अमीन है 1 डिग्री अमीन, ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करते हैं CH3CONH2, ये भी अमाइड है, यहां पर Br2KOH ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, तो यहां पर हमको CH3NH2 मिलेगा और यहां पर भी हम देख सकते हैं यहां पर एक कार्बन कम मिलता है, ये भी 1 डिग्री अमीन ही है, तो इस वजह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा क्योंकि हमसे पूछा है विच विल नॉट गिव, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर 2 रहेगा। क्या बात समझ में आ गई, इजी क्वेश्चन। द कंपाउंड गिवन कंपाउंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया था, यहां पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये वाला कंपाउंड जो है किस टाइप का हैलाइड है, तो सीधी सी बात है कि जो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है, इस टाइप के कार्बन, इस टाइप के हैलाइड को हम अलाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता कि मान लो इससे लगा हुआ तो ये अराइल हैलाइड होता, विनाइलिक हैलाइड में डबल बॉन्ड के ऊपर ही अगर ये लगा होता तो ये विनाइलिक हैलाइड होता, और बेंजाइलिक हैलाइड में अगर बेंजीन के बगल वाले कार्बन पर ही यहां पर X लगा होता, इससे जुड़ा हुआ जो होता, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड होता। लेकिन अलाइलिक हैलाइड कौन सा होगा, जो C डबल बॉन्ड C के बगल वाले C के ऊपर X है, ठीक है, तो जो इसके बगल वाले पर हो तो वही चीज यहां पर दिख रही है साफ साफ, तुम देख सकते हो, है ना, तो ये क्या है, अलाइलिक हैलाइड है, ठीक है, क्लियरली, तो आंसर इसका 2 रहेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, हमको कंप्लीट करना है फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये यहां से शुरू हो रही है HCN, यहां पर बीच में ये बनाया है ना, OH है ये, है ना, OH बनाया यहां पर, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से C बन गया, मतलब सीधी बात है, यहां पर जब हमने HCN के साथ ट्रीट किया, ये कीटोन था, तो इसने यहां पर हाइड्रोजन इसके पास गया और CN भी बनाया, तो OH और CN बन गया ये, ठीक है, HCN के साथ ट्रीटमेंट पर, है ना। ये चीज तो वो जो एक टेबल में बनी हुई है ना, वो सारी रिएक्शंस उसमें NCERT में जो टेबल में बनी हुई है, तो उसमें वो Z के फॉर्म में उन्होंने रिएक्शंस करवाई हैं, तो यहां पर तुम देख सकते हो ये Z है, CN यहां पर, तो यहां पर हमको साइनो मिल रहा है ना। तो उसके बाद फिर फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया। नाउ दिस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दो तरीके से काम करेगा, एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि पानी निकालेगा, और दूसरी बात ये क्या करेगा, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये
ऑक्सीडाइज भी करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो जो पानी अगर निकालना है तो यहां से यहां पे जो हाइड्रोजन लगा होगा यहां से ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा यहां पर H वाटर का। जैसे ही वाटर का एलिमिनेशन करेगा तो एक जो पॉसिबिलिटी बनती है वो तो ये है कि यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, HOH निकल गया, एलिमिनेशन हुआ तो यहां पर डबल बॉन्ड आया। और दूसरा CN है तो CN को ये ऑक्सीडाइज करेगा, साइनाइड है ना, जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो CN जब ऑक्सीडाइज होता है तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में सीधा सीधा चला जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका आंसर जो रहेगा वो 3 रहेगा, यहां पर COOH है ना, CN को ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहां पर ये क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, COOH में कन्वर्ट होता है। ये भी जब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन देखते हैं तो हम वहां पर साफ साफ हमको देखने को मिलता है कि हम कहां से COH को, कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं। ओके, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जो है कौन सा है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये जो चीज है होमोलेप्टिक क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स हो सारे। तो यहाँ पर अगर देखें डाई अमीन क्लोराइडो, तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि अमीन और क्लोराइडो है तो ये हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा, ये नहीं होगा। पेंटा अमीन, 5 अमीन हो गए। कार्बोनेटो, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 जो है वो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, लीगेंड्स हैं, तो ये भी हेट्रोलेप्टिक हो गया, ये भी गलत हो गया, मतलब ये नहीं होगा हमारा आंसर। ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, तो यहां पर भी NH3 और वाटर दोनों ही लीगेंड्स हैं, तो 2 लीगेंड्स जब होते हैं तो हेट्रोलेप्टिक होता है, ये नहीं होगा। पोटेशियम, तो ये तो हमारा कैटायन हो गया। ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, तो यहां पर ट्राई ऑक्सलेटो यानी कि केवल एक ही लीगेंड है, इसका मतलब यही हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, हमारा आंसर 4 होगा। क्लियरली समझ में आ रहा है यहां पर, है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। Weight of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide। तो अब देखो यहां पर ये बहुत ही सिंपल सी बात पूछ रहा है, ये बस पूछने का तरीका इसका थोड़ा सा ऐसा है ना। सोडियम इथेनोएट को, सोडियम इथेनोएट क्या होता है, सोडियम इथेनोएट क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, तो ये चीज यहां पर हम देख सकते हैं CH3COONA। यहां पर ये जो चीज है O -Na+, यहां पर अगर हम देखते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस CaO के साथ ट्रीटमेंट कराएं, तो ये जो NaOH और CaO है यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ड्यूमास मेथड। तो यहां पर क्या होता है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में यहां पर CO2 का रिमूवल होता है। डीकार्बोक्सिलेशन उसका मतलब ही है CO2 का रिमूवल। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जब हम 2 मोल लेंगे इसके, जब हम इसके 2 मोल लेते हैं तो यहां पर हमको 2 मोल CH4 के मिल जाते हैं। और ऐसा इसलिए 2 मोल लेना जरूरी है क्योंकि ये जो रिएक्शन गो थ्रू होता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में होता है ना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो चीज है हमको क्या मिल रहा है यहां पर, ड्यूमास मेथड है ये, ड्यूमास मेथड, ठीक है। तो यहां पे 2 मोल्स ऑफ CH4 मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ CH4। तो वही बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, उसका वेट निकालना है। तो 2 मोल कौन किसके बन रहे हैं, CH4 के। CH4 का मोलर मास 16 का, तो 2 मोल कितने के हो जाएंगे, 32, सिंपल। तो 32 ग्राम्स इसका आंसर होगा। 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल एज दैट। तो यहां पर खत्म होता है हमारा क्या बोलते हैं सेक्शन A, ठीक है। अब यहां पर अब शुरू करते हैं हम सेक्शन B। ओके, लेट्स बिगिन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, देख लेते हैं भाई, कंसीडर कर लेते हैं। बोल रहा है इतने अच्छे से बोल रहा है, इतनी इज्जत देके बोल रहा है, तो सुन लिया जाए जरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर ये चीज जो है इसको हम HI के साथ, इस पूरे रिएक्टेंट को हम HI के साथ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो हमको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं क्या। तो देखो ये है एक ईथर। अब ईथर जब यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब वो बात ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट A और B। तो सीधी बात है, जब हम HI के साथ ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो यहां पर देखो एक के पास यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, जब भी ROR यहां पर बॉन्ड होता है तो कोई ना एक बॉन्ड के पास H जाता है, किसी के पास I जाता है। अब सवाल उठता है किसके पास H जाएगा, किसके पास I जाएगा। वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन आसानी से टूटेगा या कौन आसानी से यहां पर जो है जो भी चीज बन रही है, कार्बोकैटायन भी अगर बन रहा है तो किस में ज्यादा स्टेबल रहेगा।
तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रीजन होते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं तो बिकॉज यहां पर ये ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन रिंग से। नाउ बिकॉज यहां पर ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो इसकी वजह से यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ऑक्सीजन के साथ इसका जो बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली क्या बोलते हैं, स्ट्रांग रहता है, या ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो चीज है ये इतनी आसानी से नहीं टूटता। तो इस वजह से जब भी यहां पर बॉन्ड टूटेगा, जब भी यहां पर जब ब्रेकिंग होगी यहां पर बॉन्ड की, तो रेदर देन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना पसंद करेगा या प्रेफर होगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है, ये वाला। सीधी सी बात है कि ये वाला। अब सीधी सी बात है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज होगा, तो ये जो बॉन्ड है ये इसके पास जाएगा, तो माइनस इसके पास आएगा, प्लस इसके पास आएगा। तो HI में से H प्लस और I माइनस है, तो I माइनस किसके पास जाएगा, इसके पास। यहां पर I माइनस आएगा और H प्लस किसके पास आएगा, इसके पास। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, एक तो हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि यहां पर CH2 के साथ जुड़ेगा I, और दूसरा यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जुड़ेगा OH। ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर बना, एक तो रहा फिनॉल और दूसरा रहा CH2I। ठीक है, तो यहां पर जो रहा CH2I और फिनॉल यहां पर रहेगा। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर क्लियरली देख पा रहे हैं A is CH2I एंड B is CH2OH। यहां पर क्या दिक्कत थी, इन्होंने दूसरा क्लीवेज कर दिया। O अगर ऐसा होता तो यहां पर इनके साथ उन्होंने OH जोड़ दिया, तो ये जो चीज है ये नहीं हो सकती। रीजन बीइंग कि यहां पर जो क्लीवेज होगा वो CH2O बॉन्ड का होगा, ना कि O और बेंजीन का। रीजन बीइंग कि बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन ऑक्सीजन एंड बेंजीन रिंग, यहां पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। समझ गए, तो ये चीज है, इसलिए हमारा आंसर यहां पर 2 रहेगा। ओके, बढ़िया। Which amongst the following will be the most readily dehydrated under acidic condition? कौन जो है वो सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होगा, या हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तेजी से डिहाइड्रेट तो वही होगा जिसमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ऑन डिहाइड्रेशन वो सबसे स्टेबल मिलेगा। जिसमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक एक करके कि यहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है, एक तो देखो यहां पर 2 OH हैं, तो दोनों OH जब डिहाइड्रेशन होगा तो कहां कहां बन सकते हैं। एक तो ये चीज है ना, अगर हम देखें तो ये जो चीज है इसको मैं रीराइट करूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि 1 2 3 4 ये है ना। जब OH निकल जाएगा तो एक ऑप्शन तो उसके पास, मतलब किसी में भी हम निकाल सकते हैं कि एक तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, एक डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में। अब तुम ये सोच सकते हो कि सर यहां पर क्यों नहीं आया, यहां पर नहीं आता क्योंकि जब भी लगातार डबल बॉन्ड यहां पर जब रहते हैं तो वो कम स्टेबल रहता है, लेकिन अल्टरनेट होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन यहां पर हो रहा है, इस वजह से ये अच्छा खासा स्टेबल है। पाई सिग्मा पाई यहां पर वो बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर डिहाइड्रेशन पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और इस वजह से अच्छा खासा स्टेबल है। यहां पर अगर देखें तो क्या क्या ऑप्शन है इसके पास। यहां पर एक तो अब ये OH है, ठीक है, अब यहां से एक तो रिमूवल यहीं होगा और एक रिमूवल यहां होगा। तो अगर यहां देखते हैं तो NO2 ये है, डबल बॉन्ड यहां आया, फिर डबल बॉन्ड यहां आया, तो अगेन यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं बन रहा है, तो यहां पर जो है वो बात बनेगी नहीं, तो लेस स्टेबल रहेगा ये, है ना, डिहाइड्रेशन पर। क्योंकि यहां पर ये OH है, ये इस वाले हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों निकलेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। ये OH जो है इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो एक डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि डिहाइड्रेशन हमेशा अल्फा बीटा पोजिशन से ही होता है ना, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो चीज है ये कुछ ऐसी बनेगी जो कि लेस स्टेबल रहेगा। ऑन द वेरी सिमिलर नोट, यहां पर जो डिहाइड्रेशन हो रहा है वो यहां पर भी डबल बॉन्ड लगा सकता है, यहां पर भी लगा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, और क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो एज सच कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो ये भी कोई ज्यादा खास स्टेबिलिटी तो शो नहीं करेगा। ऑन द वेरी सिमिलर नोट, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये और ये तो सेम, अच्छा 1 2 3 4 5 6 है ये, है ना, 1 2 3 4
5, मतलब एक ही है, वो तो सेम टू सेम है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है ना, यहाँ पर देखें तो ये ऐसा बन रहा है ना, इस तरीके से, और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ NO2 है, ये है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी कुछ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल डीकार्बोक्सिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, तो हमारा आंसर 1 रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया था। The equilibrium concentration of the species in the reaction A plus B is in equilibrium with C plus G are 2, 3, 10, 6 mole per liter, respectively at 300 Kelvin. Delta G naught for the reaction is, तो यहाँ पर हमको बताना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो हम जानते हैं कि delta G naught is equals to minus 2.303 RT ln Q, है ना, RT 2.303 लगाते हो, ln क्यों लगा रहे हैं, log K, करेक्ट है। ये चीज होती है क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो उसमें डेल्टा जी 0 होता है, और डेल्टा जी 0 होगा तो डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log K हो जाएगा। अब डेल्टा जी नॉट हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2.303, R की वैल्यू हमको 2 दी गई है कैलोरी में, ठीक है, और टेम्परेचर हमको दिया गया है 300, तो यहां पर हम 300 लिख देंगे इनटू लॉग ऑफ, नाउ के क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, यहां पर लिख लेते हैं के इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बहुत ही सिंपल है जी, ओके। तो ये हो गया सी डी अपॉन ए बी, तो सी डी अपॉन ए बी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कितना दिया गया है हमको, यहां पर देखो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही रखना है, क्या हमको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही दिए गए हैं, बिल्कुल हमको वही दिया गया है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अगर हमको दिया गया है तो हम यूज करते हैं उसका, तो 10 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 3 होगा, क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, तो 3 2 6 10 आया, तो log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 600, क्योंकि ये तो 1 हो गया 2.303, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 230.3 इंटू 6, कर लेते हैं इसको, 6 3 18 का 8 1, 6 0 1 1, 6 3 18 का 8 1, 6 2 18 और 1, 6 2 12 और 1 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक डेसिमल माइनस 1381.8 कैलोरी, तो आंसर हो जाएगा माइनस 1381.80 कैलोरी। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर, बढ़िया। Given below are the two statements. Statement 1, the nutrient deficient water bodies lead to eutrophication. नहीं भैया, यूट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट से नहीं होता है, न्यूट्रिएंट रिच से होता है। जो न्यूट्रिएंट रिच होती हैं, जो जिसमें न्यूट्रिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है, जो ज्यादा एनरिच्ड होते हैं न्यूट्रिएंट में, वो लीड करते हैं, वो ऐसी वाटर बॉडीज लीड करते हैं यूट्रोफिकेशन के लिए, क्योंकि यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज। यस, ये बात एकदम सही कही है इन्होंने। तो स्टेटमेंट 1 इन्होंने गलत कह दिया है और स्टेटमेंट 2 इन्होंने बात सही कही है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। तो आंसर इसका 3 होगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? दैट्स इट, है ना। Which amongst the following option is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? तो भाई साहब ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्वेश्चन हो गया, तो फॉर्मूला ही पूछ लिए। तो क्या है रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच एंड इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमारा रिलेशन कहता है और यही हमारा आंसर है। आंसर ही मतलब ये तो याद ही होगा तुम लोगों को, देखते से ही लगा दियोगे आंसर 1। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो हम यहां पर कर लेते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूर। अच्छा, ऑक्सो एसिड्स और सल्फर को उनको बॉन्ड से कंपेयर करना है। पी ब्लॉक का ये क्वेश्चन है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम देखते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, ये पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो एस पर ऑक्सो, ओके, एस डबल बॉन्ड ओ, ओके, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एच, हाँ, तो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ,
OH OH ये होता है हमारा परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में क्या बात हो रही है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1SOOS परऑक्सो तो है, 4SO बॉन्ड 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, 2SOH बॉन्ड SOH बिल्कुल सही, तो इसका हो जाएगा 3 A का 3 मतलब 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई हमारी। ओके, अच्छा इतनी बात क्लियर करते से ही हमने ये देखा कि B4 दोनों में है, तो B को देखो ही मत, 4 कर दो, उसको देखो ही मत। ठीक है, B4 दोनों में ही है। अब C जो है, C पर खेल हो जाएगा, तो C एक बार देख लेते हैं अपन। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोले तो ओलियम H2S2O7 इसका कैसा रहता होगा, इसका रहता है S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH तो ये हो गया, यहां पर एक और ऑक्सीजन आ जाएगा ये, तो यहां पर H2S2O7 में यहां पर एक SOS बॉन्ड आ रहा है 1, है ना, यहां पर तुम देख सकते हो 1 SOS बॉन्ड, 2 SOH बॉन्ड और 4 SO बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है, H2S2O7 है ना। तो ये चीज है, और H2SO सल्फ्यूरस तो है, उसमें सीधी बात है, यहां पर 2 SOH बॉन्ड और 2 SO नहीं ये थोड़ा ना आएगा, 2 आएगा, वही तो, क्योंकि यहां पर H2S सल्फ्यूरस कैसा होता है, OH H2SO3 होता है, डबल बॉन्ड O ऐसा होता है ये, है ना। तो ये चीज हो गई, तो 3 4 1 2 ये ऑर्डर रहने वाला है, 3 4 1 2 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि किस में हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, किस में नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं क्या रहा है यहां, तो देखो देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन अगर तुम इस रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। और वो कैसे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है बच्चों, वो टॉलेंस रिएजेंट होता है, ये हम जानते हैं बचपन से लेकर अभी तक। तो बचपन से नहीं सर, 12th क्लास में ही पढ़े थे, हाँ ठीक है, तो ठीक है 12th क्लास में हमने ये देखा था कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है टॉलेंस रिएजेंट होता है। ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है, और टॉलेंस रिएजेंट जो होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो CHO को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन जो हमारे कीटोन होते हैं ना, उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, और वो जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड जो है वो अल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज होके जाता कहां है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कहां जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन भी ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, लेकिन माइल्ड के साथ तो कर ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, K2Cr2O7 KMNO4 HNO3, उनके साथ अगर होता तो कीटोन जो है ऑक्सीडाइज हो सकता था। लेकिन यहां पर है हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और ये जो चीज है ये टॉलेंस रिएजेंट है, एंड टॉलेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। बोले वो तो ठीक है सर, लेकिन अब होगा क्या, ये बताओ। देखो ये वाला पार्ट कीटोन है, ये कीटोन वाला पार्ट है ना, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं हिला पाएगा, ये जैसा है वैसा ही रहने वाला है। मतलब अब सीधी सी बात है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होंगे, तो अब है ना, क्योंकि इन दोनों में। अब दूसरी बात ये है, ये वाला पार्ट जो है ये अल्डिहाइड है, क्या है ये, अल्डिहाइड CHO, और अल्डिहाइड को जब ये ऑक्सीडाइज करता है तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के जाता कहां है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां पर इन भाई साहब ने इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस होकर तो ये क्या होते हैं, अल्कोहल में जाते हैं। लेकिन ये टॉलेंस रिएजेंट तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको ऑक्सीडाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हमारा आंसर 2 होगा, 1 भी नहीं होगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हमको सोचना है इस चीज को, सिंपल सी बात है ये। प्यूमिक स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्यूमिक स्टोन जो है वो गैस इन सॉलिड यानी कि सॉलिड सोल का एग्जाम्पल होता है। गैस इन सॉलिड का एनसीईआरटी में टेबल में साफ लिखा हुआ है और ये साफ लेक्चर के दौरान तुमको बताया गया है कि इसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया वो, तो आंसर इसका 2 हो रहा।
The reaction that does not take place in blast furnace between 900 to 1500 Kelvin temperature range during the extraction of iron. ये साफ साफ blast furnace बहुत तरीके से हम लोगों ने क्लास में लेक्चर के दौरान डिस्कस किया है, और तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो 900 टू 1500 केल्विन की जो रेंज होती है वो हाई टेम्परेचर रेंज की होती है। ठीक है, तो ये जो हाई टेम्परेचर की रेंज है इसी में सारी चीजें जो होती हैं वो होता है, और जो लो टेम्परेचर रेंज होती है उसमें देखो, अगर तुम्हें याद हो तो हमने कहा था कि ब्लास्ट फर्नेस में हम 3 चीजें मिलाते हैं। एक तो हम Fe2O3 मतलब ओर मिलाएंगे, उसके साथ उसमें लाइमस्टोन भी ऐड कर देते हैं एज अ फ्लक्स, है ना, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो वो जब नीचे जाता है ना, जब वो जाता है तो नीचे हम यहाँ पर वो देखते हैं, और कोक भी मिलाया जाता है। तो कोक जो है वो तो वहां पर बहुत ही वेरी हाई टेम्परेचर रेंज, जो नीचे नीचे की बहुत ही ज्यादा गर्म है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है ऊपर। फिर वो जब हाई टेम्परेचर रेंज में आता है, इस रेंज में आता है, तो मल्टीपल मेन जो रिडक्शन है ना वो गो थ्रू करता है, और रिडक्शन होता है क्योंकि एलिंगम डायग्राम उसमें उसमें सपोर्ट करता है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो लो टेम्परेचर रेंज होते हैं उसमें जितने भी हमने Fe2O3 Fe3O4 ये सब जो मिलाया था वो सब आयरन ऑक्साइड FeO में कन्वर्ट होते हैं। वो सारे के सारे सबसे पहले FeO में जाते हैं, फिर FeO जो है वो नीचे आकर के फर्दर रिड्यूस होता है Fe में, आयरन में, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने देखी थी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो FeO से Fe जाना बिल्कुल यहाँ पर ये इसी रेंज में होता है, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जब तुम NCERT भी खोल के देखोगे तो उसमें जो वो डायग्राम बना हुआ है ब्लास्ट फर्नेस का, उसी डायग्राम में तुम देखोगे तो ये सारी रिएक्शन तुमको वहां मिल जाएंगी साफ साफ। FeO से Fe जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। कोक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये बात भी बिल्कुल सही बात है ना। और है ना, ये CO2 कहां से आ रही है, CO2 नीचे से आ रही है, और कोक कहां से आ रहा है, ऊपर से, तो और बीच में जाकर के वो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ये फ्लक्स हमने ऐड किया था, जब फ्लक्स ऐड किया था तो SiO2 के साथ मिलकर के ये CaSiO3 यहां पर बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट, और ये जो कैल्शियम सिलिकेट है ये एज स्लैग ऑफ हो जाता है। तो ये चीज कहां पर होती है, पूरी 900 टू 1500 केल्विन में होती है, तो ये भी इसी रेंज में होता है। लेकिन Fe2O3 से FeO ये लो टेम्परेचर रेंज में होता है, ये 900 केल्विन से पहले ही हो जाता है ना, ऊपर ही ऊपर खेल जाता है ये चीज। तो ये चीज जो है ये इस रेंज में नहीं होती है। हमारा आंसर 4 होगा। क्लियरली ये चीज लेक्चर के दौरान डिस्कस की गई है। ठीक है, ओके। पूरा जो ब्लास्ट फर्नेस का पूरा जो है पूरा अपन ने देखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, है ना। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसमें से पूछा गया है कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत वाले स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड MO ऑक्साइड्स विच आर आयोनिक, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि है ना स्कैंडियम के अलावा बाकी सब यहाँ पर अगर MO की बात करते हैं तो यहाँ पर MO में मेटल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब स्कैंडियम में +2 में रहते ही नहीं, स्कैंडियम +2 शो ही नहीं करता है, स्कैंडियम +3 शो करता है ना। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो गया कि बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स +2 यहाँ पर शो करते हैं, तो इसलिए MO टाइप ऑक्साइड्स बना लेंगे, लेकिन स्कैंडियम नहीं बनाता, बिल्कुल ठीक है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर correspond to the group number to the transition metal oxides is attained in Sc2O3 to Mn2O7, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी होगी स्कैंडियम से मैंगनीज के बीच में वो ऑक्साइड्स के द्वारा दी जाएगी, और वो उतनी ही होगी जितनी उसका ग्रुप नंबर है। तो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 है, तो Sc2O3 में तुम देख सकते हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 का, Mn2O7 ग्रुप नंबर 7, तो यहां पर भी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर 7, बिल्कुल ठीक। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5, ये भाई गलत हो गया, क्योंकि जब यहां पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ना कि बेसिक कैरेक्टर। इसलिए ये कहना कि यहां पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। V2O4 dissolves in acid to give VO4 3- salts, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि V2O4 जो है वो VO2+ में जाता है, VO2+ में जाता है, और जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है V2O5 वो भी अगर देखें तो VO4+ में जाता है। तो VO4 3- में तो कुछ नहीं जाता मेरे ख्याल से, VO4 3- में तो, है ना। तो इस वजह से ये कहना कि ये यहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये भी गलत है। CRO इज बेसिक एंड Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बिल्कुल ठीक है ये। तो इस वजह से हमारे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो C और D हो जाएंगे। हमारा आंसर रहेगा 2, C एंड D ओनली। क्या बात समझ में आ गई?
कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीशीज, इसमें से ये है हमारे स्पीशीज। इसमें बोला है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीशीज विच ओबे हकल रूल इज, कौन कौन से हकल रूल को जो है वो फॉलो करेंगे। 1 2, यहां पर अगर देखें तो ये जो ये 3 है, एक्चुअली ये 3 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं। तो इसमें हमको देखना है कि कौन हक्कल रूल, हक्कल रूल क्या कहता है? हक्कल रूल कहता है प्लेनर होना चाहिए, है ना। किसकी बात करता है ये? दरअसल ये बात करता है उसको क्या बोलते हैं, वो जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक के लिए चर्चा करता है ये, प्लेनर की बात करता है। और दूसरी बात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है, जो क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन में घूम रहे होंगे उसकी बात। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से को फॉलो कर रहा है ये। फॉर एरोमेटिक, है ना, यही हकल रूल है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये तो साफ दिख रहा है बेंजेनॉइड है, ये तो सीधी सी बात है, जितने भी बेंजेनॉइड है सारे एरोमेटिक होंगे। तो ये बेंजेनॉइड है, ये एरोमेटिक होगा, ये भी बेंजेनॉइड दिख रहा है, ये भी एरोमेटिक होगा। तो 2 तो ये हो गए। अब यहां पर अगर ये देखते हैं सेकंड वाला, तो यहां हम देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम देख सकते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। 4n+2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बिल्कुल ये उसको फॉलो कर रहा है, तो ये भी फॉलो करेगा और इस वजह से ये भी एरोमेटिक होगा, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। थर्ड अगर देखें तो 1 2 3 4 टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, 4n+2 का फॉर्म होना चाहिए, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये नहीं होगा, ये एंटी एरोमेटिक है ये, ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक है, ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर अगर देखें तो 1 2 केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये तो कॉन्जुगेशन में भी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो यहां पर इस वजह से ये भी जो है कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, और 2 पाई है, यानी कि 4n+2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, n की जगह 0 रख दें तो बिल्कुल ठीक है ये, तो इस वजह से ये भी एरोमेटिक होगा। लेकिन यहां पर अगर 6 देखें, ये वाला कंपाउंड, नाउ दिस कंपाउंड इज नॉट इवन प्लेनर, ये भाई प्लेनर भी नहीं है, तो इसलिए ये ना तो एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है ना, नॉन एरोमेटिक है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये 1 2 3 4, तो 4 हैं जो हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, हमारा आंसर 4 होगा। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज सेंटर्स octahedral voids lies in 1 unit cell of the FCC, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लेक्चर के दौरान डिस्कस हुआ है। octahedral voids जो हैं वो कितने, जो एज सेंटर पे है ना, octahedral voids कहां कहां लाए करते हैं, ऑल एज सेंटर्स एंड 1 बॉडी सेंटर। लेकिन एज सेंटर में एक यूनिट सेल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? सीधी सी बात है, अगर कोई चीज एज सेंटर पर है तो हमने ये डिस्कस किया था, अगर तुम्हें याद हो कि यहां पर ये एज सेंटर है, मान लो ये एज है, तो दिस एज इज द पार्ट ऑफ हाउ मेनी अदर यूनिट सेल, हाउ मेनी अदर यूनिट सेल। तो यहां पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये जो एज है ये कितनों का पार्ट है, ये जो एज है ये कितनों का पार्ट है, ये जो एज है ये कितना, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये 4 दूसरे यूनिट सेल्स का पार्ट है, तो एक के अंदर उसका कितना कंट्रीब्यूशन, 1/4 का कंट्रीब्यूशन, सिंपल एज दैट। तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। आंसर ये 2 होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखते से ही बनने वाला क्वेश्चन, ठीक है, अगर तुम्हें पता हो तो, ठीक है। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा? तो स्टेबिलिटी किस किस पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कीलेशन पर। तो देख लेते हैं सबसे ज्यादा कीलेशन कहां पर है, तो यहां पर देख सकते हैं NH3NO3, यहां पर कोई कीलेशन नहीं है, ये EN है, ये हमारा जो है बाइडेंटेड डाइडेंटेड लिगेंड है, तो जिसकी वजह से ये यहां पर 2 कीलेटिंग रिंग बनाएगा, ठीक है। यहां पर एक भी नहीं बन रही, यहां पर भी एक भी नहीं बन रही, तो हमारा कीलेशन केवल यहां पर हो रहा है, तो हमारा कीलेटिंग इफेक्ट की वजह से 2 इसका आंसर होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है।
ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन द कोएफिशिएंट्स ए बी एंड सी इज फाउंड टू बी। तो ये बस बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, कर लेते हैं इसको। तो देखो क्या हो रहा है, Cr2O72 माइनस कहाँ जा रहा है, Cr3 प्लस में, Cr2O72 माइनस जाता हुआ Cr3 प्लस में। अगर हम बैलेंस करें एटम्स तो यहाँ पर 2Cr3 प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 7H2O कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 7 ऑक्सीजन हो गए, 14H प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर, 14H प्लस। अब चार्ज बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 12 प्लस है, यहाँ पर 6 प्लस है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर चार्ज भी बैलेंस। उसके बाद SO दूसरा क्या है, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस में जा रहा है, SO4 2 माइनस जा रहा है, SO3 2 माइनस, सॉरी SO3 2 माइनस कहाँ पे जा रहा है, SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सल्फर तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर एक और आ जाएगा तो 1H2O यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक H2O जैसे ऐड किया तो 2H प्लस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। अब जरा वो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2 माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि 2 माइनस 2 प्लस 0 हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 है, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करें, 3H2O कर देते हैं, 3SO3 2 माइनस, 3SO4 2 माइनस, 6H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। अब अगर जब हम ऐड करें इन दोनों को, ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। Cr2O72 माइनस वैसा का वैसा, ठीक है। फिर उसके बाद 3SO3 2 माइनस आ जाएगा, 3SO3 2 माइनस आ जाएगा, प्लस ये 14H प्लस है, ये 6H प्लस है, तो ओवरऑल यहां पर कितना बचेगा, 8H प्लस, 8H प्लस। फिर ये चीज यहां जाएगी तो यहां हम देखेंगे 2Cr3 प्लस है, प्लस 3SO4 2 माइनस है, और साथ में देखेंगे कि 3H2O है, वहां 7H2O है, तो वहां पर ओवरऑल 4H2O बचेगा, ये 4H2O हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हम देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए। Cr2O72 माइनस का कोएफिशिएंट A कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर A कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1। B कितना आ जाएगा, B यहाँ पर SO3 2 माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 3। C कितना हो जाएगा, CH प्लस का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 8, तो 1 3 8 इसका आंसर, 4 इज द आंसर दिस क्वेश्चन, 1 3 8 इसका आंसर होगा ये। क्लियर है बात, ओके। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट D ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, ठीक है भैया, ओके। देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या हो रहा है, CH3CHO अल्डिहाइड है, LiAlH4। तो भाई यहां पर जब अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हमको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो LiAlH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब भी हम CH3CHO है ना अल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो यहां पर हमको जो मिलता है वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, 1 डिग्री अल्कोहल। तो यानी कि ये जो चीज बनेगी CH3CH2OH, करेक्ट, इथेनॉल बनेगा। रिडक्शन हो रहा है आखिरकार, तो रिडक्शन होगा तो यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा CH3CH2OH। फिर H2SO4 है, अब H2SO4 है मतलब कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां से पानी निकालेगा अल्फा बीटा से, तो अल्फा बीटा मतलब एक हाइड्रोजन इसका जाएगा और एक OH इसका जाएगा, और B बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब CH2 ये जो चीज है, अब B का जब हम HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां से हमको C मिलेगा, मतलब HBr के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं इसका, तो यहां पर अब ये है HBr मतलब कि यहां पर एडिशन रिएक्शन होगी CH2 का। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहां पर वैसे तो दोनों ही सेम है, अदरवाइज हम मार्कोनिकोव लगा देते। तो यहां पर दोनों में किसी के पास, एक के पास H जोड़ दो CH3 और दूसरे के पास जोड़ दो CH2Br, तो ये हमारा बन गया C। और इस CH3CH2Br को, इथाइल ब्रोमाइड को हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, इससे रिएक्शन करा रहे हैं, और वो भी Na ड्राई ईथर से। मतलब ये जो चीज है ये ब्रोमोबेंजीन है, ये CH3CH2Br है। यहां पर Na ड्राई ईथर में साफ देख के समझ में आ रहा है वुड्स फिटिग रिएक्शन है। केवल ये इससे हो जाता है तो फिटिग होता, केवल इसका किसी दूसरे से हो जाता तो
वुड्स रिएक्शन होता, लेकिन इसका इसके साथ है तो वुड्स फिटिक हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर जो हमें रिएक्शन, जो हमें डी प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ये तो रहेगा ही, और साथ में ये CH3 CH2 के साथ कंबाइन होगा, CH2 CH3 के साथ। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा? नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यस, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर तुम देख सकते हो कि हमें जो मिला है वो इथाइल क्या बोल सकते हैं इसको, इथाइल बेंजीन है ना। इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं क्लियरली। ओके, so that's it for the test discussion for the paper of NEET 2023। तो यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ों से हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस, जिस तरीके से बायोमेंटर्स में प्रिपरेशन हुई है वो कितने तगड़े तरीके से हुई है और कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, और जो ऑफलाइन टेस्ट हम लोगों ने किए थे उनका कितना इंपॉर्टेंस रहा है इस पूरे दौरान, वो चीज़ तुम यहाँ पर देख सकते हो। जिसने भी ऑफलाइन टेस्ट को बहुत ही प्रॉपरली किया होगा, उसने अच्छे से एग्जाम दिया होगा, एनालिसिस किया होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी लेवल के लगे होंगे तुम लोगों को, क्योंकि चाहे वो बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी है। ठीक है, हमने मैच द कॉलम की, असर्शन रीजन की, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ना जाने कितनी बार किए हैं और कितने टाइप से किए हैं। हर चीज़ को हमने अलग अलग तरीके से डिस्कशन किए हैं, हर चीज़ को, है ना। चाहे वो हम मेटलर्जी में देखें, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री में देखें, चाहे कोई भी चैप्टर उठा लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम लोगों ने लेक्चर के दौरान डिस्कस नहीं किया होगा, है ना, या हमने ऑफलाइन टेस्ट के दौरान उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी। ये जो रिएक्शंस हमने देखे कि ये बना, इसका ए बना, फिर ए का बी बना, फिर सी बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो अभी सर ने डिस्कस किया था, वो कितने, मतलब हमने इस टाइप के कितने क्वेश्चंस किए हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि जो हम लोगों की प्रिपरेशन है, हम लोग जहां जा रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से बायोमेंटर्स यहां पर तुम लोगों के सामने चीज लेकर के आता है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। अग्रीड? तो बिल्कुल हम मिलते हैं अब आगे और करते रहेंगे। टिल देन कीप द जोश हाई, बाय बाय।